ये कहानी हमारे दोस्त वोंगलिंग की है और इस सीजन में उसकी बहन जिसका नाम वोंग नुआन है, उसकी एंट्री होगी। वोंगलिंग की तरह ही उसकी बहन नवान भी जन्म से ही बेहद पावरफुल थी और उसके पास बेहिसाब ताकत होने की वजह से ये कोई की नज़र उस पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो उसे पकड़ने की कोशिश में लग जाता है। साथ ही साथ एक पुराना एनिमी बाइजे वापस आ गया है और वो एक मिस्टीरियस प्रिजन से पूरी दुनिया को हिलाने की प्लानिंग कर रहा है। जब बाइजे वोंग नुआन को किडनैप करने की कोशिश करता है, तब हमें देखने को मिलेगी वोंगलिंग की असली मॉर्टल किंग की पावर। पर इस कहानी में नवान को अपनी पावर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। इसी वजह से वोंगलिंग उसकी जिम्मेदारी लेता है। तो क्या वोंगलिंग अपनी बहन को उन बदमाशों से बचा पाएगा और क्या वोंग नुआन अपनी पावर पर कंट्रोल पा सकेगी? जानने के लिए सीजन 5 जरूर देखना। अगर आप लोगों ने इसके बाकी के सीजन अभी तक नहीं देखे हैं तो इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करके देख लेना। एपिसोड 1 की शुरुआत में वहां का मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ था। फिर हम सामने की तरफ ये कोई को देखते हैं जिसके कंधों पर वोंगलिंग की बहन वोंग नुआन भी थी। देखने से ऐसा लग रहा है कि उसने नहान को अपने कंट्रोल में पूरी तरह से कर लिया है। उसके सामने की तरफ जूई उसे रोकने के लिए आया था। साथ ही साथ उसने अपने स्वॉर्ड को बाहर समन कर लिया था। उसी वक्त जूई को कोई बता रहा होता है। अल्ट्रा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्रीक्वेंसी का पता चला है। ये डीमन के हमले के समय की तुलना में अरबों गुना ज्यादा पावरफुल है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसके पसीने छूटने लगे थे, पर वो कहता कि ये कैसे पॉसिबल है। आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? इसी के साथ उसके बाकी के साथी अपने स्पिरिचुअल वेपन पर रवाना होकर उसके पास पहुंच चुके थे, जबकि ज़ोई परेशान होते हुए सामने उस बच्ची को देखकर बताता है, देखने से ऐसा लगता है कि ये ब्रेथ ऑफ द डीमन चाइल्ड है। उसके ऐसा कहते ही वहां पर वांगलिंग और फ्रॉगी 2 भी आ गए थे। अपने सामने उस अपोनेंट को देखकर फ्रॉगी कहने लगा, ये तुम्हारी कैपेबिलिटी से परे हैं, चलो अब ये हमारे लिए छोड़ दो। जिसके बाद वो अपने अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल मानव को स्टोर करके अपना जॉइंट फॉर्म लेने लगा था। साथ ही साथ उसके ऊपर वांगलिंग सवारता है, जो दिखने में काफी अमेजिंग लग रहा होता है। दूसरी तरफ नवान अपने दूध की बोतल से एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है और ये कोई इसमें अपनी पावर ऐड करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल बनने के साथ सीधे वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर वांगलिंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उससे भिड़ जाता है। इसी के साथ एक जोरदार टकराव के साथ उनके एनर्जी का प्रेशर रिलीज हो रहा था। अगर वहां पर कोई नॉर्मल पर्सन या खुद ज़ोई होता तो वो भी एक ही बारी में मारा जा सकता था। उसी वक्त वो दोनों एकदम से पीछे हट जाते हैं, जबकि नवान अपने खिलौने से वांगली पर हमला कर चुकी उसके अटैक को अपनी तरफ आता देखकर वो नीचे आते के साथ उसके अटैक से बचने लगा। साथ ही साथ कुछ अटैक को वो अपनी 2 फिंगर से डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर उसके हमलों की वजह से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, यहाँ तक कि वांगलिंग ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसी के साथ ये कोई पीछे से हमला कर चुका, जिसको वो बड़ी इजीली से डॉज करने के बाद घुमाने के साथ एक चक्री की तरह काफी दूर फेंक चुका। पर वो जहां जहां गया वहां सिर्फ तबाही मची, लेकिन ये कोई हार ना मानते ही वांगलिंग की तरफ आने लगा। दूसरी तरफ वांगलिंग बड़ी खामोशी के साथ अपनी आंख से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज करता है, पर उसका अटैक को वो अपनी एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर लेता है। अब बार बार इन मामूली हमलों की वजह से ये कोई का दिमाग खराब हो गया था, जिसके बाद वो अपनी उंगली के सामने स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करते हुए बताता है, मैं ही असली इमॉर्टल किंग हूँ, इसलिए तुम्हें मरना होगा। नीचे की तरफ उसके मॉम डैड को वांगलिंग की काफी फिक्र हो रही थी। साथ ही साथ मदर वांग बताती हैं कि तुम्हारा काम है बस एक जिम्मेदार बड़ा भाई बनना, इसलिए फाइट मत करो। ये बात सुनकर उसके डैड उसकी फिक्र करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, वो तो सचमुच में जमकर फाइट कर रहे हैं। सामने की तरफ उसके हमलों को टक्कर देने के लिए वो एक काफी बड़ा आग का गोला तैयार करने लगा था, जिसके बाद उन दोनों के अटैक आपस में टकराने लगते हैं, जिसके बाद जो भी उस अटैक के सामने आया वो सब राख में बदलता गया। दूसरी तरफ उसके फादर अपनी वाइफ के साथ रोमांस करते हुए बोले, अरे नहीं, सब कुछ तबाह होने वाला है। हनी, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, चाहे मौत हमें जुदा कर दे, फिर भी मैं तुमसे ही प्यार करूंगा। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, जहां पर उसकी माँ प्रेग्नेंट थी। तभी मिस्टर वांग पूछे, हनी क्या हुआ? जिस बात पर मदर वांग बताती हैं कि मैंने सपना देखा कि वांगलिंग उससे फाइट कर रहा था। वहीं पर वांगलिंग फ्रॉगी 2 के साथ अपने स्नैक्स को एंजॉय कर रहा होता है, पर वो अपनी माँ की बातें सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिस्टर वांग उसको अपने सीने से लगाते हुए कहे, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जो कहने के बाद वो अपने बच्चे के आने का इंतजार करने लगे। वहीं पर बैठा हुआ वांगलिंग सून को मैसेज करते हुए बताता है कि तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, जिसके रिप्लाई में वो बताते हैं कि सब कुछ हो गया, इसलिए बेफिक्र रहो सीनियर वांग। इसके बाद यहाँ से हुआंगो वाटर कर्टन सैनिटोरियम की तरफ आ गया था, जिसके बाद हम वहां पर चीफ डिसाइपल ली मियान जेन को देखते हैं, जो उन्हें बता रहे होते हैं, हुआंगो वाटर सर्टन ग्रुप का शुक्रिया, इस साल सैनिटोरियम में एक नया प्लानिटर चेकअप एरिया बनाया गया है। यहाँ सारा खाना और ड्रिंक खास तौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बनाया गया है, तो बेझिझक इनको एंजॉय करो। चलो यहाँ थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। फिर वो उनके लिए चाय सर्व करते हैं, पर मदर वांग इसे पीने से मना कर देती है, जो देखकर बुढ़ाऊ अपने मन में कहा कि ये उनका पहला बच्चा नहीं है, पर वो इतनी डरी हुई क्यों है। उनकी मन की बातों को सुनकर फ्रॉगी 2 बताता है कि इन इंसानों को पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता,
वांग फैमिली का हर एक मेंबर नई जिंदगी के आने पर अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स करता है, जबकि वांगलिंग एक कोने में चला गया था। उसी वक्त उसके पास फ्रॉगी आते के साथ पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी इस बात का जवाब देते हुए वांगलिंग बताता है, मैं पढ़ रहा हूँ कि एक अच्छा बड़ा भाई कैसे बने। जिसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट करने के साथ सामने जितनी भी किताबें पढ़ी थी उन सब की नॉलेज वो सब कल्टीवेट के द्वारा सीख रहा था। उसको नॉलेज लेता देखकर फ्रॉगी हैरान होते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहली बार इतना सीरियस देखा है। उसी वक्त वहां पर एक ड्रोन वांगलिंग का नाम लेता है, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन रुक गई। पर वो देखता है कि मेरा नाम किसने लिया। उसके सामने की तरफ ड्रोन कहने लगा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसे सुनते ही वो तुरंत उनसे मिलने के लिए चला गया था, जहां पर चंचाओ की उस पर नजर पड़ चुकी थी। फिर वो उसकी तरफ दौड़ने के साथ करीब आते हुए बताता है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हें जल्द ही एक छोटी बहन मिलने वाली है, तुम काफी एक्साइटेड हो, है ना। पर वांगली कहता है कि तुम सब यहाँ हो, जैसा कि मैंने सोचा था। तभी लिंक्सिया आयु गुहाओं के कान में कुछ कहती है। सीनियर चैनचाओ इतना क्यूरियस क्यों है और उसे ये कैसे पता चला कि वैंगलिंग की मां को बेटी होने वाली है। जिस बात का जवाब देते हुए गुहाओ बताता है कि अफसोस की बात है कि उसने बस अंदाजा लगाया और वो हमेशा से एक छोटी बहन चाहता था और इस बात को लेकर वो काफ़ी जुनूनी है। उसी वक्त क्यूट सी सुनरोंग चैनचाओ के कंधे पर हाथ धरते हुए कही, मॉनिटर चैनचाओ, हमें वॉलंटियर का काम संभालना है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर चैनचाओ अपने हाथों में मॉनिटर का कपड़ा देखकर अपना माथा पकड़ते हुए बोला कि ठीक है, हम आज यहाँ से की फील्ड ट्रेनिंग के लिए आए हैं। इसके बाद यहाँ सीन उसी जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर चैनचाओ और गुहो अपने अपने काम पर लग चुके थे, जबकि फ्रॉगी इतने सारे लोगों को देखकर पूछा कि इतने सारे बच्चे मेडिकल चेकअप के लिए क्यों आ रहे हैं। इस बात पर सुनरोंग बताती है, ये मेडिकल रिपोर्ट है, ये स्कूल में एडमिशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। फिर हम आसपास के बच्चों को देखते हैं जहां पर कोई अपनी स्पिरिचुअल पावर का टेस्ट कर रहा है और कोई अपनी स्ट्रेंथ का पता लगा रहा है। पर सामने की तरफ एक अट्ठा कट्टा मुस्टंडा अपनी हाइट को चेक करवा रहा था। वहां के आसपास के माहौल को देखकर वैंगलिंग एकदम खामोशी के साथ उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। तभी सुनरोंग बताती है कि तो बिसाइड्स प्री मेडिकल चेकअप के लिए काफ़ी सारे बच्चे मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं। सामने की तरफ उस बंदे का वेट पता करते करते उसमें से धुआं निकलने लगा। तभी मशीन कहती है कि क्यों यंग सिया भाई 8 साल का 2.8 मीटर लंबा, और वो उसका वजन पता पाती उससे पहले उसका सिस्टम जवाब दे चुका था। ये देखकर सुनरोंग का चेहरा बड़ा अजीब सा बन जाता है। शायद ये पूरा स्टाफ और क्लिनिक सुनरोंग की फैमिली का ही है, इसलिए तो वो ऐसा चेहरा बना रही है। पर फ्रॉगी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि 8 साल का हो ही नहीं सकता। फिर उसकी नज़र एक भालू पर पड़ जाती है जो अपने ही एटीट्यूड में चल रही थी, जबकि वो लोग कह रहे थे कि पेंट की खराबी का पता चला है। इंजीनियर्स, हमें तुम्हारी वेट टेस्टिंग एरिया में ज़रूरत है। उसी वक्त सामने की तरफ एक बच्ची रोए जा रही थी, जो देखकर उसकी माँ उसको सर से सहलाते हुए समझाती है, कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, अगले साल फिर कोशिश करना। उनकी ऐसी बातों को सुनकर भालू का बच्चा कह रहा था, अफसोस की बात है इस साल के बच्चों का ग्रुप काफ़ी खराब है। इस पर उसका चेला कहता है कि मिंग, तुम्हारी तुलना में वो कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ एक और बच्चा उसके करीब आते हुए कहता है कि आखिरकार मिंग, तुम पहुंच ही गए हो, इतनी कम एज में चिरी फाइनिंग फेज के 7th लेवल पर। तभी वो आंटी अजीब से हंसते हुए कही, मुझे अपने बेटे मिंग के जन्म से लेकर अब तक उसकी कोई चिंता नहीं रही है। जिसके बाद मिंग वहां पर खड़ा होने के साथ बताता है कि बिल्कुल, कुछ लोग तो बस लीड करने के लिए ही पैदा होते हैं। तभी वो सिस्टम बता रहा था, फैन सैमिंग, 8 साल का, 145 सेंटीमीटर लंबा, वजन 260 किलोग्राम। ये देखने में इतना पतला है तो फिर इतना वजन कैसे हो सकता है। उसकी ऐसी परफॉर्मेंस को देखकर वहां के लोग बातें करने लगे थे, ये इम्पॉसिबल है, आखिर ये बच्चा खाता क्या है, और उसके स्टैट्स एकदम परफेक्ट हैं। जो सुनकर गुहाओं का कहना है वो अभी यंग है, लेकिन उसके पास पहले से ही इस तरह की फिजिकल डेंसिटी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नीचे से फ्रॉगी 2 कहता है, तो इस बच्चे की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है रेगुलर कल्टीवेटर की तुलना में। अपने बेटे की तारीफें सुनकर वो आंटी हंसते हुए कह रही थी, मेरा बेटा मिंग निश्चित रूप से हेवन लेवल 2 में शामिल हो सकता है। वैसे एक बात क्लियर कर दूं, इस बंदे का नाम फैन साइमिंग है, पर चाइना में लोग उनके फैमिली नेम से पुकारते हैं, जैसे हमारे में सिंह, वर्मा, सूर्यवंशी, शेख, पठान। तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी वक्त फैन साइमिंग की नज़र वैंगलिंग पर पड़ जाती है, जो देखकर उसको याद आ गया जहां पर उसने वैंगलिंग को काफ़ी बुरी तरह से हरा दिया था। फिर क्या, वो उसके पास जाते हुए बोला, अरे ये तो 60th हाई स्कूल का बड़ा भाई है, मेरा फॉर्मर डिफीटेड अपोनेंट। तुम अपनी एज के हिसाब से सिर्फ अर्थ लेवल 2 में शामिल हो पाए, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो एक पल के लिए भी सो नहीं पाता। जिसके बाद वो उनके सामने अपना मुंह फेरते हुए जाने लगा। पर चैनचाओ को उस पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, जबकि फ्रॉगी कहता है, इस बच्चे में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट हो सकता है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया। जिसके बाद मिस्टर वैंग अपनी वाइफ को धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहे होते हैं, जो देखकर चैनचाओ उनके पास जाते हुए बताता है, मैडम आपको इस पर खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, हम बच्चे की हालत की जांच कर रहे हैं। जो सुनकर मदर वैंग पूछती हैं कि तो फिर मुझे क्या करना चाहिए।
इसी के साथ चचाओ उनके पेट पर एक मशीन फिट करते हुए बताता है कि फ्यूचर के सभी चेकअप इस डेटा केबल के द्वारा ही किया जा सकता है। इसको इसमें डालते ही हमें बच्चे की हार्ट रेट का पता चल जाएगा। दूसरी तरफ फैन शैमिंग चोड़ में चलते हुए अपने मन में कह रहा था, इन मोटर्स को दिखाओ कि असली टैलेंट कैसा होता है। जबकि मदर वांग का चेकअप शुरू हो चुका था, जहां पर लिन शिया वायु की जांच कर रही थी, पर स्क्रीन पर अलग अलग तरह की इमेज शो हो रही थी, जैसे दूध की बोतल, छोटी श और कई सारे खिलौने, जो देखकर वो एल्डर काफी हैरान होते हुए कहते हैं, ये क्या है? मैंने कभी नहीं सुना दिल की धड़कन इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। उसकी धड़कनों को सुनकर वो बंदा बताता है कि ध्यान से सुनो, ये किसी गाने जैसा लगता है। दूसरी तरफ फैन शैमिंग पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ चुके थे, जबकि वो दोनों नाच रहे होते हैं। तभी गुआहू बताता है कि ये फेमिलियर रिदम है, ये पहली बार है जब मैंने इतनी तेज फीटल हार्टबीट सुनी हो। साथ ही साथ अब वहां पर सारे के सारे लोग नाचना शुरू कर चुके थे। यहाँ के ऐसे मंजिल को देखकर फैन शैमिंग काफी ज्यादा भड़कते हुए कहने लगा था, तेरी की, ये तो बस एक अनबॉर्न फीटस है। दूसरी तरफ वांग लिंग और उसके डैड अपना माथा पकड़ लेते हैं। साथ ही साथ मदर वांग के भी होश उड़ चुके थे। तभी सुअरोंग उनसे कहती है कि मैडम, क्या आप खुश नहीं हैं? आपका बच्चा काफी चंचल है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मदर वांग खुश होने के बजाय रोते हुए बताती कि अरे बाप रे, तुम समझती नहीं हो, कभी कभी बहुत ज्यादा एनर्जी का होना ये जरूरी नहीं है कि अच्छी बात हो। पर वहां के सारे लोगों को इसमें मजा आ रहा था, लेकिन फैन शैमिंग इससे अभी भी काफी गुस्से में होता है। दूसरी तरफ एक बंदा कहा कि कैप्टन, ये लड़का इतना बुरा भी नहीं है, जो कहने के बाद वो उसकी तस्वीर लेने लगा। तभी उसका कैप्टन दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए मदर वांग को देखते हुए बताता है, जो इस माँ के गर्भ में है ये भी काफी अच्छा लग रहा है, पर कितनी शर्म की बात है कि ये अनबॉर्न बच्चा लॉर्ड स्पिरिट एम्परर के लिए यूजफुल नहीं है। चलो पहले इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये किसी दिन काम आएगा। वैसे भी हमारा बड़ा प्लान लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए सब कुछ हमारी बड़ी प्लानिंग पर निर्भर करता है। नॉर्मल बच्चों की स्पिरिचुअल रूट इतनी काम की नहीं है, पर पहले की तरह ही मैं इसे पकड़ लूंगा। तुम बस बाहर बैकअप तैयार रखो। जो कहने के बाद वो अपने मिशन के लिए निकल चुका, जबकि उसका चेला उसकी बात से पूरी तरह से अग्री था। नीचे की तरफ फैन स्टैमिंग का नंबर आ गया था, पर वो उन दोनों को देखकर अपने मन में कहता है, कोई बात नहीं, मैं कभी नहीं हारूंगा। जो कहने के बाद वो अपने स्पिरिचुअल पावर उस वर्ल्ड में डालते हुए कहा, मैं सिटी का हीरो बनूंगा, जैसे इमॉर्टल मास्टर जुओ हुई है। जिसके बाद उसने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी उस वर्ल्ड में ट्रांसफर करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वहां पर भूचाल मच जाता है। साथ ही साथ काफी सारी स्पिरिचुअल मछलियां भी वहां पर आ चुकी, जो देखकर वहां के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जबकि उसकी माताश्री हंसते हुए कह रही थी, मेरा बेटा मिंग सचमुच में सबसे अच्छा है। पर वांग लिंग इसे बड़ी खामोशी के साथ देख रहा होता है। तभी सुअरोंग बोल पड़ी, इसके पास कुछ बहुत ही प्योर वाटर स्पिरिचुअल रूट्स हैं। इस पे वांग लिंग जवाब देता है, ये इतना बुरा नहीं है। तभी उसकी नजर उस बच्चे पर चली जाती है, जो सीधे फैंग स्टैमिंग की तरफ आते के साथ एक आर्टिफैक्ट निकालते हुए कहता है कि इमॉर्टल बाइंडिंग रोब, चलो अब मेरा मौका है। जिसके बाद वो उसको पकड़ने ही वाला था, तभी वांग लिंग आते के साथ उसे वहीं पर रोक चुका। जो देखकर वो बच्चा परेशान होते हुए कहता है, कौन है ये? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? जिस बात का जवाब देते हुए वांग लिंग बताता है कि तुम्हारा जान लेने का इंटेंट काफी साफ है। साथ ही साथ उसकी साइड में खड़ी सुअरोंग भी कही, सीनियर वांग लिंग, सर्वेलेंस बंद कर दिया गया है। जो सुनते ही वो उसे जमीन के अंदर घुसा चुका, जो देखकर वहां के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। पर उस बंदे को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ मिस्टर बांग एक वायर को देने के साथ उसे कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन इससे मदर वांग काफी घबरा रही थी। पर उनके ऐसा करते ही बॉल में काफी हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल पावर अनलीश होने लगी, यहां तक कि वो आंटी और उसका बच्चा इसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। जबकि गुआहो हैरान होते हुए कह रहा होता है, हे भगवान, स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिस्टल का ओवरलोड की वजह से ये और भी गर्म होता जा रहा है। साथ ही साथ ये बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ है और ये स्पिरिचुअल एनर्जी ओवरलोड को ट्रिगर कर रहा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों खामोश हो चुके थे, जबकि सुअरोंग खुद को संभालते हुए कहने लगी, सीनियर वांग लिंग, ये बच्ची कितनी पावरफुल है, अब हम क्या करें? जबकि वो सोच रहा था, बड़े अफसोस की बात है, मैंने उससे इससे ज्यादा की उम्मीद कभी नहीं की थी। उसकी पावर को देखकर फ्रॉमी एकदम शॉक्ड हो गया था, जबकि वो क्रिस्टल ओवरलोड होने के साथ ब्लास्ट कर गया। दूसरी तरफ वांग लिंग 50% ग्रेट मेमोरी वाइप स्केल का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों की मेमोरी को इरेज कर देता है। जिसके बाद वो लोग खुद को संभालते हुए कह रहे थे, अभी यहाँ पर क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने बहुत तेज रोशनी देखी। जबकि सुअरोंग शर्माते हुए कह रही थी, सीनियर वांग, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी याददाश्त मिटाना भूल गए हो। उसकी इस बात पर वोंगलिंग उसको बताता है कि हमारे पास ग्रेट प्रॉमिस स्पेल है ना? अब ये सुनकर सुनो काफी खुश हो जाती है, पर वो फर्श की तरफ देखते हुए कहने लगी, वो हमारी उंगलियों से फिसल गया, पर इसे कौन बताए कि उसने ये जानबूझकर किया है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड जिंगिक को बाहर की तरफ निकाल लिया था, पर जिंगिक खुद उससे पूछता है, स्वॉर्ड मास्टर, हमें इसे कैसे संभालना चाहिए? ये बात सुनकर वोंगलिंग कहा, उसके ठिकाने का पता लगाओ,
फिर उन्हें मिटा दो। जिस पर अग्री करते हुए वो तुरंत निकल गया उनका पता लगाने के लिए। दूसरी तरफ उस बंदे की हालत काफ़ी बुरी दिख रही थी। साथ ही साथ वो खून की वॉमिटिंग करते हुए बोला, एलिक्सर लेने के बाद भी मेरी इंजरी हील क्यों नहीं हो रही है। उस क्रिएचर के अटैक ने मेरे को काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया। जिसके बाद उसका चेला उसके आगे के प्लान के बारे में पूछने लगा। इस पे वो बंदा बताता है कि अगर हमें वो बच्चा मिल जाए तो ये लाखों नहीं करोड़ों टैलेंटेड बच्चों के बराबर होगा। इसलिए मुझे उस लेडी को पकड़ना होगा ताकि मैं उसके बच्चे को ले सकूं। उसके ऐसे प्लान को सुनकर उसका चेला कहता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, क्या हमें इसकी सबसे पहली रिपोर्ट लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को नहीं देनी चाहिए और ग्रैन्युलैरिटी को एरन करो। इस पे वो बंदा उसे मारते हुए बोला, हम देर रात तक कल्टीवेशन क्यों करते हैं और हमारी आंखों के नीचे काले घेरे क्यों हो रहे हैं। ये बात सुनकर उसका चेला बताता है कि ये लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को दिल चुराने के लिए है। चलो माफ करना, ये सब हमारे सेक्ट के लॉन्ग टर्म विकास के बारे में है। पर वो बंदा उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, नहीं, ये हमारी टीम सालाना KPI के लिए है। KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। ये अंदाजे से नहीं बल्कि डेटा पर चलता है। अगर काम ठीक से नहीं हो रहा है तो KPI देखकर तुरंत पता चल जाता है कि कहाँ गलती हो रही है और ये पूरी टीम को बताता है कि सबसे ज़रूरी काम क्या है और फोकस कहाँ लगाना है। अब कहानी की तरफ आते हैं, जहाँ पर वो बंदा आगे की बात बताता है। अगर बाकी टीमों को पता चल जाता है तो वो हमारी अचीवमेंट को चुराने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हमें चीज़ों को सीक्रेट रखना होगा। इसलिए एक भी बात दूसरों तक नहीं पहुँचनी चाहिए। जो कहने के बाद वो दोनों अपने अड्डे की तरफ आ चुके थे और उनके पीछे पीछे जिंके भी आ जाता है, पर उनको भी उसके वहाँ पर होने का एहसास हो गया था। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा देरी हो चुकी है, क्योंकि वॉन्गलिंग के कहे मुताबिक जिंके एक ही अटैक में उन दोनों के साथ ही साथ पूरा का पूरा अड्डा ही उड़ा देता है, जिसकी वजह से एक चोर का धमाका होता है। जिसके बाद यहाँ से प्लामीटर चेकअप एरिया की तरफ आ गया था, जहाँ पर आंटी अपने बच्चे को संभाल रही थी, क्योंकि वहाँ के माहौल की वजह से उसको सदमा सा लग गया है। उसी वक्त उसके पास वॉन्गलिंग और सुनोक भी आ जाते हैं, जिनको देखकर फैन सैमिंग निराश होते हुए कहने लगा, ये तुम लोग हो क्या? तुम मुझ पर हंसने आए हो? साथ ही साथ इक्विपमेंट टूट गया है, इसी वजह से मुझे अपने मेडिकल रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। ये बात सुनकर वॉन्ग ने कहा कि ये कल तक ठीक हो जाएगा। बात अलग है कि फ्रॉगी 2 ने उसको पहले ही ठीक कर दिया है, पर वो हंसते हुए कह रहा था, अगर तुमने मुझसे टॉप ग्रेड की स्पिरिचुअल रिप्लेसमेंट पी का वादा नहीं किया होता तो मैं तुम्हारी बकवास पर ध्यान नहीं देता। यहाँ तक कि सुनोक उसके पास बैठने के साथ उसे कुछ देते हुए कही, ये हमारी ओर से एक गिफ्ट है, इसलिए बस वही बनो जो तुम बनना चाहते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फैन सैमिंग आंसू बहाते हुए उसे लेने के साथ वहां से भाग चुका, पर वो जाते हुए कह रहा था, तुम्हारी सलाह किसने मांगी? जबकि उसकी मॉम उनका शुक्रिया अदा करते हुए वहां से जाने लगी, पर फैन सैमिंग बीच में रुकते हुए खुद को संभालने के साथ बताता है, बड़े भाई और बड़ी बहन, मैं अपना सबसे बेस्ट करता रहूंगा। जो सुनकर वो दोनों काफी खुश हो चुके थे, जबकि सुनोक को वो बच्चा काफी क्यूट लगा। इसके बाद यहाँ से एक अलग ही जगह की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक क्रिएचर उस कैदी से कहता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड बदलाव हुआ है, लेकिन प्लान अभी भी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस पे तो वो बंदा मुस्कुराने लगा और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कई लोगों का सवाल होगा कि ये वीडियो इतनी छोटी क्यों है, तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि उसका एक एपिसोड 18 मिनट का है और आप लोगों को ये मालूम ही होगा कि स्टार्टिंग और एंड में गाने ऐड होते हैं, जिसकी वजह से मैं इसको इतना ही लंबा खींच पाया। अगर आप लोगों को इसके बाकी के एपिसोड भी जल्दी चाहिए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक करके ज़रूर जाना। तो फिर मिलते हैं, सायनारा।